स्पेस एक्स प्राइवेट मिशन भेजने जा रहा है अंतरिक्ष में, और जो स्पेस सूट है वो भी बहुत कूल होने जा रहा है। लिटरेसी को लेके एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कुछ नए पैरामीटर्स बनाए हैं। मैनुअल स्क्रंजिंग को लेके भी काफी कंसर्न उठ रहे हैं। जो लेबर हैं वो सीवर के अंदर जाके साफ करते हैं। इसके अलावा जो आरजी कार का केस चल रहा है उस पर एक अच्छा आर्टिकल आया है थोड़ा अलग एंगल से, कि हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स पर, हेल्थ वर्कर्स पर जो अटैक हो रहे हैं उसका सिर्फ सिक्योरिटी से लेना देना नहीं है, वहां एक मास लेवल पर करप्शन चल रहा है, एक्सटॉर्शन चल रहा है सेक्स ऑर्गन्स का, और वो सब वो हमें टैकल करना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप सर हरियाणवी। स्वागत करता हूं यूपीएससी समाचार, हमारा डेली इनिशिएटिव। जो पहली बार आए हैं उनके लिए बता दें कि एकेडमी पिछले 3 साल से 108 सिलेक्शंस दे चुकी है एचसीएस में। इस साल 51 सिलेक्शंस रहे, इंक्लूडिंग डीएसपी, एचसीएस एंड नायब तहसीलदार। पिछले साल 24 सिलेक्शंस रहे थे, इंक्लूडिंग रैंक 1 अनिल कुमार एकेडमी के ऑफलाइन स्टूडेंट थे। और यू कैन बी द नेक्स्ट। जो बच्चे 2025 एचसीएस को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए अभिमन्यु और अर्जुना बैच अभी स्टार्ट हुए हैं 22 तारीख से ही, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। रियली इफेक्टिव वन स्टॉप सॉल्यूशन है एचसीएस के लिए, सब कुछ आपको मिलेगा प्री मेंस इंटरव्यू। एक बार हम इंडेक्स देख लेते हैं। एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जो लिटरेसी को डिफाइन किया है, फुल लिटरेसी एक टर्म आई है, क्योंकि जिस स्टेट में 95% लोग लिटरेट हो जाते हैं उनको फुल लिटरेसी का टारगेट दिया जाता है। तो ये कॉमन क्वेश्चन बनता है, लिटरेसी होती क्या है? ठीक है, तो ये हम देखेंगे। स्पेस एक्स अपना नया एक मिशन लॉन्च करने जा रहा है जिसमें टेस्ट करेंगे प्राइवेट स्पेस वॉक। उनका जो स्पेस सूट है बहुत कूल है। आप यू कैन बेंड, पहले जो होते थे भारी भारी उनके जैसा नहीं है। मेडिकल टूल्स को लेके जो हम टर्मिनोलॉजीज हैं कुछ वो देखेंगे जो पेपर में आती हैं। ब्लड प्रेशर किससे मापते हैं, वेट किससे मापते हैं, टेम्परेचर किससे मापते हैं, कई बार स्टेट पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो देख लेंगे। रेलवे चाहती है कि 2030 तक हम कार्बन न्यूट्रल बन जाएं, तो काफी एस्पिरेशनल टारगेट है, बिकॉज एज ए होल इंडिया कंट्री 2070 तक कार्बन न्यूट्रल का टारगेट रखा है, लेकिन रेलवे चाहता है कि हम न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करके 2030 तक हम कार्बन न्यूट्रल बन जाएं। एक नया कंसेप्ट आने जा रहा है, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। जैसे यूपीआई था, है ना, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो ये है यूनिफाइड लैंडिंग। तो जैसे पेमेंट करने के लिए यूपीआई है एकदम स्मूथ, ऐसे ही पेमेंट लेने के लिए, मतलब क्रेडिट देने के लिए, लोन और वो सब जो फाइनेंस डिसबर्समेंट है उसके लिए एक बहुत बढ़िया इंटरफेस आने जा रहा है। जल्द ही आरबीआई इसको लॉन्च करेगी। इसमें सारे क्रेडिटर एक साथ होके आपको, खास करके जो गांव के और जो छोटे बिजनेसमैन है उनको लोन देना इजी हो जाएगा, बिकॉज उनको डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा हो जाती है। क्राइम, हेल्थ वर्कर सेफ्टी एंड सेल्फ एक्सप्लेनेशन, इस आर्टिकल में जो लिखने वाला ये कह रहा है कि जो करप्शन है हमें उसको एड्रेस करना पड़ेगा, तब जाके कहीं हमें हॉस्पिटल में जो सेफ्टी सिक्योरिटी वो देखनी पड़ेगी। नो डाउट सेफ्टी सिक्योरिटी, कैमरा, स्टूडेंट, पुलिस, वो सब तो करना ही पड़ेगा, बट करप्शन को एड्रेस करना पड़ेगा, उसकी वजह से चीजें हो रही हैं। और लास्ट में जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसके बारे में 2-4 पॉइंट जानेंगे मिससेलेनियस में। देखो, पहला ये है कि इंडियन गवर्नमेंट ने लिटरेसी को दोबारा से रीडिफाइन किया है। एक प्रोग्राम चला रखा है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम, NILP। इसका मेन काम क्या है कि हम हर साल 1 करोड़ लोगों को लिटरेसी में लेके आएंगे। ठीक है, अब चैलेंज ये है हमारे सामने कि हमारा पैसा भी बहुत जा रहा है, बट अभी भी 25 करोड़ के करीब लोग नॉन लिटरेट इंडिविजुअल घूम रहे हैं। वैसे लिटरेसी का एक सिंपल डेफिनेशन होता था कि जो बच्चा 7 साल से ऊपर है, हु कैन रीड एंड राइट एंड डू द बेसिक अर्थमेटिक कैलकुलेशन इन एनी लैंग्वेज इज यूज्ड टू से लिटरेट। बट लिटरेसी की डेफिनेशन को थोड़ा सा अब ब्रॉड कर दिया गया है। एबिलिटी टू रीड, राइट एंड कंप्यूट विद कंप्रीहेंशन, इंक्लूडिंग, ये थोड़ा नया डाला है, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स लाइक डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। फुल लिटरेसी अचीव कब होती है? जब कोई यूनियन टेरिटरी या स्टेट 95% लिटरेसी घोषित कर देता है, तो उसको हम फुल लिटरेसी में डाल देंगे। अभी इंडिविजुअल को लिटरेट माना जाएगा इस नए पैरामीटर के हिसाब से। एक फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट टेस्ट देना होगा, FLNAT, तो आपको लिटरेट माना जाएगा। ठीक है, नेशन वाइड असेसमेंट है, इससे आपकी फाउंडेशन लिटरेसी, आपकी न्यूमरेसी स्किल और आपकी जो लिटरेट लर्नर्स हैं उनको रजिस्टर किया जाएगा। ये रीजनल लैंग्वेज में भी होगा, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से इसको अलाइन भी किया गया है। ठीक है, इसको सर्टिफिकेशन कौन देगा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, वो इसको सर्टिफाइड दे देगा। ठीक है, अब उस डेटा की बात कर लेते हैं कि इंडिया में 15 साल से ऊपर
करीबन 25 करोड़ नॉन लिटरेट लोग हैं 2011 के हिसाब से। साक्षर भारत अभियान जो चलाया था हमने, उसमें 2009 से लेकर 2017 मतलब 10 साल में करीबन 7 करोड़ के लोग करीबन मतलब इंडिविजुअल्स को लिटरेट बनाया गया। ये जो सर्टिफिकेट जारी किए गए एनआईओएस के द्वारा 2023 में करीबन 36 लाख जारी किए गए, 24 में 29 लाख। तो ये डेटा को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 25 लाख 30 लाख ऐसा कुछ नहीं है। जब भी कोई आप आंसर लिखते हो तो सेंसस जो होता है, लास्ट सेंसस 2011 का हुआ है तो 2011 के डेटा ही सारे उसमें अपना मेंशन कर दो, इनको ज्यादा मत जाओ। इतना पता हो कि साक्षर भारत अभियान चल रहा है, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट चल रहा है, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। ये वाला फैक्ट इंपॉर्टेंट है, 95% वाला ना, ये पेपर में पूछा जाएगा। 2018 में क्वेश्चन आया था कि राइट टू एजुकेशन जो एक्ट है उसके हिसाब से कोई आदमी पढ़ा सकता है स्कूल में, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है जो कि स्टेट काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन रखेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है, उसको एक टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना होता है, टीईटी, तब वो पढ़ा सकता है। एज पर द आरटी एक्ट, टीचिंग प्राइमरी क्लास ए कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पास ए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल। यस, दूसरा बिल्कुल सही है, जो टीईटी का टेस्ट है पार करना पड़ेगा। तीसरा फैक्ट कह रहा है इन इंडिया मोर देन 90% ऑफ टीचर, जो फिफ्थ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, वो डायरेक्टली स्टेट के अंडर है। नहीं भाई, 90% के करीबन टीचर्स प्राइवेट में आते हैं। तो ये फैक्ट तो आप नॉर्मल कॉमन सेंस से लगाओगे ना कि भाई हम आसपास देखते हैं गवर्नमेंट स्कूल कितने हैं, प्राइवेट कितने हैं, तो 90% अगर स्टेट ओन्ड होंगे तो बात ही ना बन जाए। तो तीसरा तो अपने आप कट गया, दो अपने आप सही हो गया, आपको सिर्फ वन पे सोचना था। ये होती स्मार्ट अटेम्प्टेशन। चलो थर्ड देखते हैं, स्पेस एक्स, जो कि इलोन मस्क की कंपनी है, उसका एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, पोलरिस डॉन मिशन। तो ये पहला प्राइवेट स्पेस वॉक होगा, नई टेक्नोलॉजी दिखाने वाले हैं, स्लिम स्पेस सूट है, इसमें हाथ पैर अच्छे से बेंड कर सकते हो, और इनका जो मॉडिफाइड क्रू ड्रैगन है उसमें कोई एयरलॉक भी नहीं होगा। तो करीबन 700 किलोमीटर की हाइट को अचीव करेंगे, और जो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाके जो अलग अलग रेडिएशन है उसके अंदर भी एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो एक सिग्निफिकेंट ये माइलस्टोन होने वाला है, इसके बाद चीजें अलग तरह से चेंज होने वाली हैं। और जैसे एक स्पेस एक्स का ना एक मिशन भी चल रहा है कि बहुत सारे छोटी छोटी सैटेलाइट्स को हम ऊपर छोड़ के स्टार लिंक करके एक प्रोजेक्ट चलाया था, ताकि हम सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट दे पाए। तो ये उससे भी कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, मतलब इसको प्रूव करेंगे, मतलब करना तो है ही। तो इस मिशन ने क्या है, एक इनोवेटिव स्पेस टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करी है, नए स्लिम स्पेस सूट आ गए हैं, और जो क्रू ड्रैगन व्हीकल है वो विदाउट एयरलॉक जाएंगे। इसमें एक रिटायर्ड फाइटर पायलट है और दो स्पेसएक्स के इंजीनियर्स हैं, और जो हमारा आईएसएस है, इंडियन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जहां लोग रुकते हैं रिसर्च के लिए, उससे भी पार जाने वाला है। ठीक है, तो इनको हाई रेडिएशन के एनवायरनमेंट में टेस्ट भी किया जाएगा, और ये समझो कि फिर जब ये टेस्ट हो जाएगा तो ये टेक्नोलॉजी औरों को भी बेची जाएगी, और इलोन मस्क थोड़े से और अमीर हो जाएंगे। 2018 में क्वेश्चन आया था इंडियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स के बारे में। तो हमारे पास दो ही मेन है, और भी हैं, लेकिन मेन दो है, पीएसएलवी जीएसएलवी। तो इसमें ये बोला कि जो पीएसएलवी है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये अर्थ रिसोर्स के लिए होता है, और जीएसएलवी है वो कम्युनिकेशन के लिए। ये बिल्कुल ठीक बात है। जीएसएलवी पीएसएलवी नॉर्मली 700-800 किलोमीटर के आसपास छोड़ते हैं और अब ऑब्जर्वेशन के लिए, और जो जीएसएलवी है ये 36,000 किलोमीटर तक जाता है मास कम्युनिकेशन वगैरह के लिए। ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा कह रहा है कि सैटेलाइट लॉन्च बाय पीएसएलवी अपीयर टू रिमेन परमानेंटली फिक्स्ड। नहीं, परमानेंटली फिक्स करना है तो उसको 36,000 के हाइट पे लेके जाना पड़ेगा, तो ये हो ही नहीं सकता, दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि जीएसएलवी मार्क 3 इज ए 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल। नहीं, इसमें तीन ही होते हैं, सॉलिड लिक्विड क्रायोजेनिक। ये जो है पीएसएलवी ये 4 स्टेज होते हैं, जीएसएलवी 3 स्टेज ही होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 1। ये कोर एरिया से है, यहां पर गलती आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अब कुछ टर्म्स हैं जो हमारे मेडिकल साइंस में यूज होती हैं, लूसेंट टाइप की इंफॉर्मेशन है, जैसे भाई थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर से क्या नापते हैं हम, टेम्परेचर नापते हैं। पहले मरकरी से होता था, अब मरकरी बैन हो गई है, तो ये जो डिजिटल है उसमें सेंसर होते हैं, इंफ्रारेड और थर्मोस्टेट थर्मी स्टोर्स करके कुछ है, इससे नापते हैं। ठीक है, स्टेथोस्कोप जो होता है, इससे क्या नापते हैं, इंटरनल बॉडी की साउंड्स नापते हैं कि हमारी हार्ट बीट और अंदर की जो फेफड़ों की आवाज आ रही है। इसमें डायफ्राम होता है, कुछ हाई फ्रिक्वेंसी साउंड्स को भी सुन लेता है, या इसमें इलेक्ट्रॉनिक वाला आता है, वो एम्पलीफाई कर देता है बॉडी के साउंड्स को। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक आपको याद रखना पड़ेगा, ब्लड प्रेशर को नापने वाला, ये इंपॉर्टेंट है, स्पाइगोमेनोमीटर। ठीक है, तो ये नाम याद रखना, स्पाइगमो
मैनोमीटर, ये नाम पूछा जाता है। एचसीएस में पहले ही पूछे गए हैं ऐसे, जैसे ह्यूमिडिटी को किससे नापते हैं, ठीक है, टेम्परेचर को किससे नापते हैं, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर किससे नापते हैं। तो ये सारे एक जगह आपके पास होने चाहिए, लूसेंट टाइप की जीके है ये। चलो 2019 में क्वेश्चन आया था, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेरिएबल टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क आर अकम्प्लिश बाय वेरिएबल। हम वीरे कुछ पहनने वाली टेक्नोलॉजी है, उससे क्या क्या टास्क हो सकते हैं। लोकेशन डेफिनेटली घड़ी से मिल सकती है, स्लीप मॉनिटर होता हो ही सकता है, हियरिंग इंपेयरमेंट बिल्कुल हो सकता है, यहाँ कान में कुछ लगा रखा हो, यहाँ से कंट्रोल हो रहा है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन में ऑल ऑफ द अबव चलता है हमेशा। ठीक है, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी जब कोई ब्रॉड टेक्नोलॉजी आ जाए तो उसके एप्लीकेशंस वगैरह आप आराम से यस लगा सकते हो सारे। इंडियन रेलवे जो है नेट जीरो कार्बन एमिशन चाह रहा है 2030 तक, न्यूक्लियर को और रिन्यूएबल को टेस्ट करना चाह रहा है। मैंने बताया इंडिया 2070 तक टारगेट रखा हुआ है, लेकिन ये रेलवे वाले 2030 तक कैसे करेंगे, इट क्वाइट एस्पिरेशनल, देखने लायक होगा। ये चाहते हैं कि रिन्यूएबल से हम कर लें, ताकि हमारा ऑपरेशन कॉस्ट भी घट जाएगा और फॉसिल फ्यूल्स पे हमारी डिपेंडेंसी भी घट जाएंगे। वैसे तो हम मोस्ट ऑफ द रेलवेज में इलेक्ट्रिक ला चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी डीजल से चल रही हैं। तो ये भाई इन्होंने प्लान किया है 30,000 मेगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट ये बना लेंगे और न्यूक्लियर को भी यूज करेंगे। अप्रोक्सीमेटली हर साल 20,000 करोड़ की तो बिजली फूक देते हैं ट्रेन पे और उसकी फैसिलिटीज पे। तो वो कितना सारा पैसा है जो बचाना चाहते हैं। देखो अब प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा है भाई, आपको कैपेसिटी भी चाहिए, उसका एनवायरमेंट इंपैक्ट भी आता है, ठीक है, एनर्जी की इंडिपेंडेंस भी मिल जाएगी, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कर देंगे, न्यूक्लियर एनर्जी भी हमारे पास है। लेकिन चैलेंज क्या है, मेन क्वेश्चन बनेगा व्हाट आर द चैलेंज। चैलेंज ये है, एक तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत हाई होगी, इतने सारे हाइड्रो और इलेक्ट्रिक वो लगाना, सोलर पैनल, बहुत इनिशियल कॉस्ट बहुत हाई रहेगी। दूसरा इंटरमिटेंसी, अब बीच में उसको ना इफेक्टिव एनर्जी स्टोरेज चाहिए कि कहाँ स्टोर करोगे, ट्रेन तो मूव करती रहती है, तो उसको स्टोर करने के लिए भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफी कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग होगा, उसको सारे सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक के हिसाब से। तो और रेगुलेटरी हर्डल, उसको बनाने के लिए जो हमारे पास रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसके लिए अप्रूवल लेना, और वो सब उसकी वजह से प्रोजेक्ट डिले होते जाते हैं, बिकॉज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे सबसे ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा फंड आता है उसको डिफेंस के बाद, जहां तक मेरा अंदाजा है। और पहले तो अलग से बजट आता था रेलवेज के लिए, अब मर्ज हुआ है 4-5 साल से। और भाई इसके मेंटेनेंस ऑपरेशन कॉस्ट तो हमेशा ही रहने वाले हैं। तो ये हमारे सामने चैलेंज आने वाला है, और देखते हैं कभी फ्यूचर में आएगा। तो ये मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी खबर लगी। इसमें कहना चाह रहा है कि भाई जैसे यूपीआई था, ऐसे ही आरबीआई अब यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस लेके आएगा, यूएलआई। ये जब आ जाएगा तो ये यूपीआई के जैसे ही बन जाएगा, बट क्रेडिट साइड में पैसा आने के लिए। तो ये डिजाइन किया गया है सारी क्रेडिट प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर दे। ये जो वर्ड है याद रखना, स्ट्रीमलाइनिंग द क्रेडिट प्रोसेस। ये स्ट्रीमलाइनिंग जो वर्ड होता है ना, वो बहुत हाई वैल्यू वर्ड है। स्ट्रीमलाइनिंग द क्रेडिट प्रोसेस, एमिंग टू रिड्यूस द कॉस्ट, एक्सपेडाइट डिसबर्समेंट एंड एनहेंस स्केलिटी। इस सारे में गागर में सागर आ चुका है। इस 3 लाइन में सारा यूएलआई एक्सप्लेन हो चुका है, ठीक है, इनको ध्यान रखना। अब देखो यूएलआई क्या है कि सिमिलरली ट्रांसफॉर्म कर देगा लैंडिंग को, जैसे यूपीआई को कर ही दिया इन्होंने। तो इंडिया रैपिडली डिजिटलाइज हो रहा है, तो हम एनकरेज करेंगे कि पेमेंट डिजिटल में हो, टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो, तो क्रेडिट अप्रेजल वगैरह करने में हमें स्मूथली और टाइमली हो, उसलिए लेके आ रहे हैं। तो ये सीमलेस होगा, कंसेंट बेस्ड होगा, डिजिटल इंफॉर्मेशन सारी एक ही जगह आ जाएगी, और जो क्रेडिट अप्रेजल्स है वो बहुत फास्ट है। मान लो मैं हूं, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, तो मैंने क्लिक किया, खाते में 1 लाख रुपए आ गए 5 मिनट में, बिकॉज मेरा सारा क्रेडिट हिस्ट्री, क्रेडिट रिकॉर्ड बैंक के पास ऑलरेडी है। सारे बैंकों ने मेरा इंफॉर्मेशन शेयर कर रखा कि हाँ भाई प्रदीप सर का जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो एकदम स्मूथ है, क्रेडिट स्कोर। और जो डिफॉल्टर आदमी है वो फिर उसको हर जगह से ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, डिजिटल एक्सेस बढ़ जाएगी, डाइवर्स सोर्सेज को, लेंडर्स को डेटा प्राइवेसी प्रोटेक्शन रहेगी, ठीक है। मतलब ये हमें चैलेंज भी रहता है, बट आरबीआई कुछ हद तक मैनेज अच्छे से मैनेज कर पा रहा है। तो जो लार्ज अनमेट डिमांड है क्रेडिट, खास करके एग्रीकल्चर में, एमएसएमई, जो छोटे व्यापारी हैं उनको लोन नहीं मिल पाता। बड़े बड़े लोगों को तो आरबीआई जैसी का संस्था, एसबीआई, पीएनबी लोन देने को तैयार है। तो ये छोटे कस्टमर्स को, बिजनेसमैन को, एमएसएमई को टारगेट करेगा। इसके अलावा इसका जो कंबाइंड इफेक्ट होगा, जैम प्लस यूएलआई प्लस यूपीआई, तीनों मिलकर रंग जमा देंगे और इंडिया का जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें 4 चांद लगा देंगे। जैम क्या था, जनधन आधार मोबाइल, इसके अलावा यूपीआई और यूएलआई, ये तीनों मिलके इंडिया का डिजिटली ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले हैं।
यूपीआई जैसे हम सभी यूज करते हैं, जीपे, पेटीएम पे, तो ये एक तरह का ये क्या है, एक सिस्टम बनाया गया था कि मल्टीपल बैंक अकाउंट आपके एक सिंगल मोबाइल में आ जाए और सारी बैंकिंग सर्विसेज को मर्ज कर दें और सीमलेस फंड आप यूज कर पाते हो, सिंगल विंडो। 2016 में लॉन्च हुआ था वैसे ये, ठीक है। आपको कोई बैंक अकाउंट नहीं देना, कोई चेक नहीं काटना, अपना कुछ प्राइवेट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का कुछ बताना नहीं, बहुत सिंपल स्मूथ है, इसके बेनिफिट भी थे और काफी रेवोल्यूशनरी है। जुलाई 2024 तक करीबन 14,435 मिलियन ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। इवन फ्रांस के जब प्रेसिडेंट भारत आए थे तो यूपीआई से पेमेंट करके दिखाई थी मोदी जी ने। फ्रांस के अंदर आप जाओगे तो वहां भी यूपीआई चल रहा है, यूपीआई सिंगापुर में भी चल रहा है। तो इंडिया इसके लिए काफी मतलब अप्रोशिएट किया गया इंडिया को। ये जो एडिटोरियल है, क्राइम, हेल्थ वर्कर सेफ्टी एंड सेल्फ एग्जामिनेशन, ये आपको मैं वैसे समझा देता हूँ, वैसे ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस बंदे ने ये बात कही कि भाई इंडिया में बहुत जगह पे क्राइम हो रहा है अगेंस्ट द हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स को, नर्सिस को पीटा जाता है, मारा जाता है, स्टूडेंट के साथ अभी जैसे आरजी कार मेडिकल कॉलेज में रेप एंड मर्डर हुआ। तो ऐसी कंडीशंस क्यों हो रही हैं, क्या इससे मतलब हम क्या सीख ले सकते हैं? तो सब लोग कह रहे हैं कि भाई सिक्योरिटी बढ़ा दो, पुलिस लगा दो, सीसीटीवी लगा दो, ठीक है। ये और एक दो आर्टिकल ये भी आए थे कि हमें काउंसलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जब किसी का कोई रिलेटिव कोई गुजर जाता है, मर जाता है, तो वो इमोशनल आउटबस्ट होता है कि भाई डॉक्टर ने बचाया नहीं, अगर डॉक्टर थोड़ा सा और ध्यान से देख लेता तो शायद मेरा पेशेंट बच जाता। या कई डॉक्टर ऐसे होते हैं जो जानबूझ के मार देते हैं, मरे हुए को भी ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं जबरदस्ती पैसा बनाने के लिए। तो वो इमेज खराब कर रखी है, डॉक्टर भाई लूटते हैं, काटते हैं। सारे डॉक्टर ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ने बदनाम कर रखा है। इसके अलावा क्या होता है कि बहुत ज्यादा पैसा लगता है हॉस्पिटल में, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बोलते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। तो गरीब आदमी कहां से पैसा लाएगा? और पैसा ना होने की वजह से आपका कोई सगा संबंधी गुजर जाए तो इमेजिन करो आपको कितना गिल्ट होगा कि मैं, मेरी माँ बच सकती थी, मेरे पास पैसे नहीं थे बस, ठीक है। तो वो संतुष्टि आएगी ही नहीं। मुझे लगता है कि डॉक्टर ने फ्री में इलाज क्यों नहीं कर दिया, इतने पैसे क्यों ले रहा है ये, मेरी माँ क्या पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी? तो वो इमोशनली डॉक्टर को मारने दौड़ने चल पड़ते हैं। लेकिन इस आर्टिकल में इन्होंने ये कहा कि ठीक है, सारी चीज ठीक है, स्ट्रक्चरली सिक्योरिटी, लेकिन हमें एक मेजर चीज एड्रेस करनी पड़ेगी, दैट इज करप्शन। सिस्टमेटिक करप्शन जो चल रहा है चीजों को लेके पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशन में, वो हमें एड्रेस नहीं हो रहा है। जो आरजी कार में भी हुआ, वहां पर भी देखा गया कि पैसे, एक्सटॉर्शन, रैकेट्स चलते हैं, मुर्दों के भी, उनकी किडनी निकाल के बेची जाती हैं और पैसे देके चीजों को मैनेज किया जाता है। वो चीज हमें एड्रेस करनी पड़ेगी, तब जाके हमारी सेफ्टी होगी। केरला कर्नाटका में अच्छे खासे मैनेज कर रखे हैं। अब इस आर्टिकल में ये कह रहा है कि जो हेल्थ है उसके ऊपर सेंटर ने कोई लॉ नहीं बनाया है अभी तक। इस वजह से सारे देश में एक कंसिस्टेंसी नहीं है, एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है, बिकॉज हेल्थ जो है या जो क्राइम अगेंस्ट हेल्थ वर्कर्स जो सब्जेक्ट है वो है स्टेट सब्जेक्ट, उसके ऊपर स्टेट ही कानून बना सकता है। सेंटर चाहे तो ओवरराइड कर सकता है कुछ, मतलब स्पेशल ऑर्डिनेंस या कंकरेंट लिस्ट में जाके कुछ ऐसा ढूंढ के, बट स्टेट मैटर में सेंटर भी इंटरफेयर नहीं कर रहा है। और करीबन 27 स्टेट्स ने बना रखा है ऑलरेडी, लेकिन वो इतना इंप्लीमेंट नहीं है। वहां पर जो कन्विक्शन रेट है वो भी बहुत कम है। कुछ केरला कर्नाटका में ठीक ठाक चल रहा है, बाकी जगह तो हेल्थ वर्कर्स की सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है। आए दिन कोई ना कोई डॉक्टर के सिर फूटा मिलता है। तो इस आर्टिकल से हमें क्या सीख लेनी है कि सिस्टमेटिक करप्शन को रोकना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करना है। और कुछ कीवर्ड है तो मैं बता देता हूं, ठीक है। नीड फॉर द ट्रांसपेरेंसी, ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी, ये एक अच्छा कीवर्ड है, ठीक है। इसके अलावा स्विफ्ट जस्टिस इन सच केसेस, तो जस्टिस मिलता ही नहीं है। इवन कोविड-19 पेंडेमिक में देखा गया कि डॉक्टर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स ने अपनी जान गंवा दी पेशेंट्स को ट्रीट करते करते। उनको जबरदस्ती मजबूर किया कि हमारे पेशेंट को देखो, ठीक है। तो मेन क्या है, डीप इशू क्या है, करप्शन का। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर दो, सीसीटीवी लगा दो, नाइट ट्रांसपोर्टेशन दे दो मेडिकल वर्कर्स को, लेकिन उससे क्या होने वाला है? उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा एक प्रोग्राम चला भी रखा है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने, रतियर साथी, तो ये सेफ्टी के लिए है, बट यहां पर कुछ खास दिख नहीं रहा है। रियल प्रॉब्लम क्या है, करप्शन, पर्टिकुलरली अंडर फंडेड पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, यहां पर ऑर्गेनाइज करप्शन चल रहा है, जिसकी वजह से डिजास्टर रिजल्ट आ रहे हैं। अब डब्ल्यूएचओ ने ये कहा है कि भाई ये जो करप्शन है, पब्लिक हैज टू पे हाई प्राइस। तो जो मेडिकल करप्शन है, कैसे वो डेथ की तरफ बढ़ रहा है, ये आपको देखने वाला है। तो हमें क्या चाहिए, कंप्रीहेंसिव रिफॉर्म। एक तो हमें भाई
प्रिवेंट और टैकल करना है मेडिकल करप्शन को, ट्रांसपेरेंसी बढ़ानी है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ानी है, ओवरसाइट करना है एडमिनिस्ट्रेशन का, विसल ब्लोअर है उनको प्रोटेक्शन देना होगा। विसल ब्लोअर कौन होते हैं? जो खबर को बाहर लेके आते हैं डिपार्टमेंट के लोग, जो विसल बजाते हैं, उनका प्रोटेक्शन हमें करना होगा। और इसके अलावा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को रोकना होगा। हमें कहीं से क्लू लेना है तो ब्राजील से ले सकते हो, ब्राजील ने एक अच्छा सिस्टम सेट कर रखा है, ब्राजील ने भी, जापान ने भी, उन्होंने अच्छा सिस्टम सेट करा, वहां से हम ले सकते हैं। तो कंक्लूजन यही होगा, हमें हॉस्पिटल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना होगा, टारगेट करना होगा सिस्टमेटिक करप्शन को, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी लाना होगा, तभी हम एंश्योर कर पाएंगे मेडिकल पर्सनल की हेल्थ वगैरह। ठीक है, तो ये सब इस आर्टिकल में इसने बताया था, अच्छा खासा आर्टिकल था। अभी तक कोई सेंट्रल लॉ है नहीं, यूनिफॉर्मिटी है नहीं, मैं बता चुका हूँ। केरला कर्नाटका में कुछ हद तक चलो दिख रहा है। मेन दिक्कत क्या है? हेल्थ इज स्टेट सब्जेक्ट, तो यहां पर सेंटर इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। ठीक है, अच्छा आर्टिकल था। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, AAIB। तो इसमें आपको एक बात तो याद रखनी है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है। ये अक्सर क्वेश्चन आता है, इसमें 2 आई आते हैं, बीजिंग में 2 आई आते हैं, तो ये बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। आपको सिर्फ इसका हेडक्वार्टर याद रखना है। मेन काम तो क्या होता है? जितने भी बैंक है, बैंक का मेन काम यही होता है, कहीं से बोरो करो, कहीं पे लैंडिंग करो, कोलैबोरेशन करो, लैंडिंग करो, प्रमोट करो, है ना, पुअर्टी को हटाओ, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, यही काम होते हैं जनरल से। मेन बात क्या है? बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है, 103 इसके अप्रूव्ड मेंबर है, और ये लोगों को कनेक्ट कराता है सर्विस में, मार्केट में। ये सब तो नॉर्मल सी बात है कि भाई सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट हो, पार्टनरशिप करो, कैपिटल दो, इससे क्वेश्चन नहीं बनता है। बनता है तो आप आराम से कॉमन सेंस से डील करो, क्वेश्चन बनेगा सिर्फ हेडक्वार्टर से। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया है। 5 क्वेश्चन है हमारे 27 तारीख के। व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया एज पर द 2011 सेंसस, ये आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन, स्पेस एक्स ने एक नया मिशन लॉन्च किया है जो प्राइवेट स्पेस वॉक करेगा, उसका नाम आपको बताना है। तीसरा, ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है, वो आपको बताना है। नंबर 4, जीएसएलवी एक 4 स्टेज का लॉन्च व्हीकल है, ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल, ये आपको बताना है। नंबर 5, ऑल द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आर जियो सिंक्रोनस, ट्रू या फॉल। सारी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस कहलाती हैं, स्टेटमेंट ट्रू है फॉल। अगर नहीं पता है तो गूगल करना, व्हाट इज जियो सिंक्रोनस, व्हाट इज जियो स्टेशनरी। ठीक है, ये पता ही होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। पहले भी क्वेश्चन आए हैं, आगे भी आएंगे। चलो, ये हमारा 27 तारीख का न्यूज़पेपर था। अब हम देखते हैं 28 तारीख का न्यूज़पेपर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, ये डेली डेली आप कवर करते जा रहे हो, लास्ट में आपको जब एग्जाम आएगा तब आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। चलो भाई, इंडेक्स देख लेते हैं। इंडेक्स कह रहा है कि भाई सोशल जस्टिस वाले में आयुष मिनिस्ट्री ने एक नोटिफिकेशन निकाला था, एक रूल को उन्होंने हटाया था जो कि मिस एडवर्टाइजिंग को रोकता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां स्टे लगा दिया है कि ठीक है, मिसलीडिंग जो एडवर्टाइजमेंट है उसको हटाने के लिए एक रूल बनाया गया था इन्होंने, तो वो सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा दिया है। इसके अलावा जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं बेचारे मुंबई में, जो बहुत सारी नालियां सी और रुक गए हैं, वहां पर अंदर जाकर सफाई करते हैं बहुत सारे मजदूर या बच्चों को भी, वहां टॉक्सिक एनवायरनमेंट होता है, बीमारियां फैलती हैं, मैनुअल स्कैंजिंग है, तो उनकी हालत को सुधार करने के लिए एक आर्टिकल आया है। सेबी की जो चेयरपर्सन है उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हुआ था। रिसेंट में एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, उसने ये कहा कि जो सेबी है उसका जो चेयरपर्सन मैडम थी उसके कॉन्फ्लिक्ट थे, उसका हिडन इंटरेस्ट थे, उसके पति की फर्म को उसने हेल्प किया इनडायरेक्टली, अडानी को हेल्प किया। इस हिंडनबर्ग ने 2 साल पहले, 1 साल पहले भी अडानी शेयर मार्केट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। ओपेक प्लस जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, ये ओपेक एक ग्रुप है जिसमें सारे लोग आते हैं, वो कंट्री आती हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं। तो ओपेक प्लस कंट्रीज ने मिलके जो अपना आउटपुट है वो कम कर लिया है कि हम कम प्रोड्यूस करेंगे ताकि मार्केट में इसका प्राइस बढ़े। तो अब इंडियन रिफाइनरीज हैं उनको अमेरिका से अपना ऑयल लेना पड़ेगा। इंडिया नीड टू डाइवर्सिफाई, हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते रशिया पे, यूक्रेन पे या कहीं ईरान इराक पे, हमें 10 जगह से ऑयल लेना पड़ेगा, बिकॉज ऑयल इज द बेसिस ऑफ एनर्जी फॉर सो मेनी थिंग्स। जो कंट्री है चिले, यहां पर एक डेजर्ट है, वर्ल्ड का सबसे सूखा डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट, यहां पर धरती धस रही है क्योंकि यहां पर लिथियम माइनिंग की जा रही है बहुत हैवी, तो हर साल 1-2 सेंटीमीटर धरती नीचे जा रही है, बिकॉज लिथियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जमीन से बहुत सारा पानी निकालना पड़ता है, उसके अंदर लिथियम मिक्स होता है, उसको फिर सूखने देते हैं, पानी उड़ जाता है, लिथियम बच जाता है, लेकिन उसकी वजह से धरती धसती जा रही है। तो लिथियम के बारे में जानेंगे, लिथियम ट्रायंगल जानेंगे,
और अभी एक नया और कोविड पेंडेमिक जैसा ही वायरस फैल रहा है, एमपॉक्स या मंकी पॉक्स। 1958 में ये पहली बार फैला था, मंकीज से आया था, लेकिन अब ये ह्यूमंस में फैल चुका है, तो इसको ग्लोबल इमरजेंसी घोषित किया जा चुका है। अब देखने लायक बात ये होगी कि हम कोविड पेंडेमिक से कितना सीखते हैं। ये दरअसल अभी फैला नहीं है इतना जितना कोविड इतना, बट एक अच्छी बात ये है कि इसके लिए वैक्सीन है, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके पास तो वैक्सीन है, डेवलपिंग कंट्रीज के पास तो भाई झिंगा लाला है और कुछ नहीं है। ठीक है, वो तो चीख तबाक डम डम कर रहे हैं और अपना शिकार कर रहे हैं, उनको पता ही नहीं है मंकी पॉक्स क्या होता है, कैसे बचें, भगवान भरोसे हैं। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज के पास सारी टेक्नोलॉजी है, सारी वैक्सीन है, सारा प्रोडक्शन हाउसेज है, अगर वो चाहें तो सारे कोलेबरेट करके इसको हम रोक सकते हैं। इंडिया बीच में अच्छा रोल प्ले कर रहा है, बिकॉज पाकिस्तान में भी आ चुका है, इंडिया में भी जल्दी आ जाएगा। तो पूरे वर्ल्ड को हमें कोलैबोरेशन में लेके ही इसको रोका जा सकता है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। और लास्ट में जानेंगे आसियान। ठीक है, अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है एक ऑर्डर पर। जो आयुष मिनिस्ट्री है उन्होंने एक ऑर्डर निकाला था, जो रूल नंबर 170 है इसको हटाने का रूल का नोटिफिकेशन जारी किया था। रूल नंबर 170 ये कहता था कि अगर कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट करता है उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। जैसे स्वामी रामदेव की एक दवाई आती थी कोरोनिल, और उस पे ऐसा दिखाते थे कि ये खाओ और कोरोना ठीक हो जाएगा, जबकि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो कोरोना को ट्रीट कर दे, बट इट वाज मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, तो उसके ऊपर फाइन भी लगेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी रामदेव को। तो इस तरह से ये रूल को हटाने वाले थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे लगा दिया है फर्दर नोटिस तक। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि आयुष मिनिस्ट्री क्या होती है। और ड्रग को देखें तो हमारे इंडिया में एक एक्ट है 1940 का, मेन द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। और ड्रग का जितना भी रेगुलेशन है एक ऑर्गेनाइजेशन करती है, सीडीएस को, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल अथॉरिटी। ये रेस्पॉन्सिबल है जितने भी ड्रग के रिगार्डिंग काम होंगे ना, किसी ड्रग को अप्रूव करना है, किसी का क्लिनिकल ट्रायल करना है, कोई स्टैंडर्ड सेट करना है, या किसी क्वालिटी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कोऑर्डिनेशन करना है स्टेट के साथ, सारे काम ये करते। क्वेश्चन आएगा तो इससे आएगा, सीडीएस को कभी मेंस में कभी आ जाए तो ड्रग के रिगार्डिंग सारे काम इनके द्वारा किए जाएंगे। ठीक है, लाइसेंस भी देना है तो यही देंगे, बस इतना ध्यान रखना। सुप्रीम कोर्ट ने इसको ना अभी स्टे लगा दिया है। आपको ये जरूर पता होना चाहिए जो आयुष मिनिस्ट्री है इसकी फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। ठीक है, तो ये आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। चलो भाई, इसके ऊपर कुछ नया आएगा तो देखेंगे। वनरेबल सेक्शन पे एक आर्टिकल आया है, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मुंबई में जो कंडीशंस हैं, हैवी रेन की वजह से जो नालियां जाम हो गई, सीवर जाम हो गए, वहां बेचारे मैनुअल वर्कर्स को भेजा जाता है। उसको हम देवर मैनुअली है, हाथों से वो सीवेज को डील कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं मैनुअल स्कैंजिंग्स। जब वो सीवर में जाते हैं तो वहां टॉक्सिक गैसें होती हैं, ठीक है, बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं, वो उनको उनकी जान को खतरा हो जाता है, या बच्चों को भी भेजते हैं। और ये चीज जनरेशन टू जनरेशन बढ़ती जा रही है। लेकिन आप ये सोचोगे उसमें सीवर में जाएगा कौन? सीवर में वही आदमी जाएगा जिसको रोटी खाने के लाले पड़ रखे हों। अक्सर जो माइग्रेंट्स होते हैं बाहर से आए हुए, उनके पास पैसा खत्म हो जाता है, वो डेली वर्कर्स हैं, काम मिलता नहीं है, तो उनको ऐसा कि रात को रोटी कैसे खाएंगे मेरे बच्चे, तो अपने बच्चों को बचाने के लिए वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। असल में तो इनको रिकॉग्नाइज भी नहीं किया जाता है मैनुअल स्कैंजिंग को, तो इनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट स्कीम कुछ मिलता ही नहीं है। मैनुअल स्कैंजिंग बैन कर रखी है इंडिया में। तो जब तक हम उनको मैनुअल स्कैंजिंग को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे तो उनको हम पैसा किस स्कीम के आधार पे दें? तो यही कहना चाह रहा है कि भाई इसको रिकॉग्नाइज करो। ठीक है, लैक ऑफ रिकॉग्निशन है, हजार्डियस कंडीशंस हैं, वहां नहीं जाना चाहिए। तो रेगुलेटरी कैप्स भी है, टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जनरेशन पॉवर्टी है, एक जनरेशन टू जनरेशन यही काम चलता आ रहा है। ठीक है, कोई खास आर्टिकल नहीं है, बस वे फॉरवर्ड आप खुद से भी सोच सकते हो भाई। एक तो स्ट्रिक्टर इंप्लीमेंटेशन कर दो सेफ्टी रेगुलेशंस का, खासकर बच्चों के लिए। मैनुअल स्कैनिंग को एक्नोलॉज कर लो कि भाई हाँ ये चीज है, और उसके ऊपर स्कीम बनाओ। जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम उसको अपग्रेड कर दो भाई, ऐसा काम ही ना पड़े कि हमें सीवरेज के अंदर जाना पड़े। वैसे एक मशीन बनाई गई थी बंदीकूट, वो सीवर के अंदर जाकर मशीन साफ कर देती है, केरला में तो काफी पॉपुलर है बंदीकूट, यहाँ भी यूज की जा सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करो भाई, स्टेबल एम्प्लॉयमेंट दो माइग्रेंट्स वर्कर्स को, उनको यहाँ आना ही ना पड़े, इसके पास काम होगा वो थोड़ी ना सीवर में जाएगा मौत के मुंह में। चाइल्ड का बिल्कुल प्रोटेक्शन रखना आपको, और जो रिकॉर्ड कीपिंग है कितना किया किसने किया वो हमें रखना चाहिए। 2016 में क्वेश्चन आया था राष्ट्रीय गरिमा अभियान। तो गरिमा क्या होता है? किसी आदमी की डिग्निटी। तो ये जो प्रैक्टिस थी मैनुअल स्कैनिंग की, इसको हटाने के लिए चलाया गया था। तो ये गैस करने वाला क्वेश्चन था
कि हाँ गरिमा इसी से रिलेट होगा यार, गरिमा तो डिग्निटी होती है, डिग्निटी इसी से हट होती है। कुछ क्वेश्चन हमें गैस भी करने पड़ते हैं कई बार, तो कॉमन सेंस भी आपकी एक्टिव होनी चाहिए। अगला आर्टिकल है जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, इन्होंने रिसेंट में ये कहा कि भाई जो सेबी की जो चेयरमैन है उसका नाम क्या है, मधाबी बुच, ठीक है। तो हिंडनबर्ग ने क्या आरोप लगाए कि भाई सी हैज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, जब आपके प्राइवेट इंटरेस्ट, प्राइवेट रेस्पॉन्सिबिलिटीज, प्राइवेट एक्शंस आपकी प्रोफेशनल कैपेसिटी को इन्फ्लुएंस करने लगे, दैट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो कुछ इनकी फॉर्म थी, अ, खुद की प्राइवेट फर्म्स भी थी। ये पहली बार ऐसी चेयरमैन बनी थी जो सेबी की चेयरमैन बनी, पहले तो पहली फीमेल सेबी चेयरमैन है। दूसरा, सेबी की चेयरमैन दरअसल सेबी के ही प्रमोशन हो के लोग बनते थे, ये बाहर से आके प्राइवेट सेक्टर से सेबी की चेयरमैन बनाई गई, ठीक है। और अडानी के जो शेयर थे उसमें इसका इसका इन्वॉल्वमेंट था, और इनके पति की जो फर्म थी उसमें भी इन्वॉल्वमेंट था। तो इन्होंने तो सारे जो चार्जेस हैं उनको डिनाई किया कि भाई हमारा कोई हाथ नहीं है, तो इस तरह से। बट अभी भी इंक्वायरी चल रही है, तो ऐसा कुछ अभी इस पे आया नहीं है कि हम इसको पढ़ें, ठीक है। तो एक हमें ये पता होना चाहिए कि भाई एक सिविल सर्वेंट के लिए कितना जरूरी है एथिक्स मेंटेन करना, इंटीग्रिटी मेंटेन करे, पब्लिक ट्रस्ट मेंटेन करे, अपने करप्शन से दूर रहो, लीगल कंप्लायंस करे, अकाउंटेबिलिटी प्रमोट करे, ये सब सिविल सर्वेंट्स के लिए है। अपने कॉन्फ्लिक्ट ना हो तो भाई सब कुछ डिस्क्लोज करके रखो, ऐसे डिसीजन में पार्टिसिपेट ही ना करो जहां कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट आने वाला हो। अगर कोई एथिक्स की ट्रेनिंग चल रही है डिपार्टमेंट की तो वो अच्छे से पूरी करो, ट्रांसपेरेंसी रखो, अपने सारे डिसीजन ओपन रखो, सब कुछ रिटर्न में रखो, वेल डॉक्यूमेंटेड कि भाई ये मैंने एक्शन लिया, ये मैंने इसलिए लिया, ठीक है। इसी वजह से गवर्नमेंट अधिकारी एक्शन लेने से डरते हैं, वो 10 जगह उनको पूछना पड़ता है। मान लो मैं सरकारी कर्मचारी हूं, मैंने कोई एक्शन ले लिया, कल को वो गलत पड़ गया, तो 10 लोग मेरे सामने खड़े हो जाएंगे, आपने क्या सोच के एक्शन लिया, आपने इससे पूछा उससे पूछा, कमेटी बनाई, ये किया वो किया। इसलिए गवर्नमेंट कर्मचारी फैसला ले ही नहीं पाते हैं, इसलिए गवर्नमेंट वर्क डिले होते हैं, ठीक है। प्राइवेट में क्या होता है, मालिक जो बोल देता है वो फट से एक्शन हो जाता है, अच्छा हो तो भी मालिक का, बुरा हो तो भी मालिक का। लेकिन सरकार में क्या होता है कि भाई सरकार मेरी नहीं है, ये सरकारी काम है, तो कोई प्राइवेट रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता। तो इस वजह से ये कुछ है सिविल सर्वेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, ठीक है। चलो, 2014 में क्वेश्चन आया था ऐसा ही इकोनॉमी का, तो इसमें जैसे पहले दो स्टेटमेंट सही थी, इसको पॉज करके आप पढ़ लेना अच्छे से। इसमें गड़बड़ कहां थी, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड सीडीएसएल, ये ज्वाइंटली प्रमोट किया गया आरबीआई के द्वारा और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो आरबीआई का कोई लेना देना नहीं था इसमें, इसमें एसबीआई, पीएनबी, अदर बैंक्स हैं, ठीक है। आरबीआई इसमें नहीं आएगा, सिंपल सा था ये, ठीक है। अगला आर्टिकल हमारा ओपेक प्लस। देखो, ओपेक एक ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। वो सारी कंट्रीज जो पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करती हैं उन्होंने अपना ग्रुप बना रखा है। ताकि ग्रुप किस लिए बनाते हैं, ताकि सारे हमारा कोऑपरेशन हो, प्रमोशन हो, कोई प्रॉब्लम आए तो हम एक साथ करें। ज्यादा पेट्रोल मार्केट में आ जाता है तो पेट्रोल सस्ता हो जाता है, लेकिन सारे कंट्रीज जो पेट्रोल बनाते हैं, पेट्रोल रिफाइन करते हैं, वो ओपेक का मेंबर नहीं है। तो एक तो आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा, ओपेक का हेडक्वार्टर कहां पर है, ठीक है, ये आपको बताना है। इसमें क्या था, ओपेक ग्रुप, ओपेक प्लस जो है इसमें वो कंट्रीज भी आ जाती हैं जो ऑयल प्रोड्यूस करती हैं लेकिन ओपेक का मेंबर नहीं है। तो अब इन्होंने थोड़ा सा प्रोडक्शन कम कर दिया है, तो इंडिया के लिए चिंता बन गई है कि हम कहां से लाएं। देखो, इंडिया का जो डेली कंजप्शन है वो कितना है, 2028 तक हमारा डेली कंजप्शन होगा 6.6 मिलियन बैरल, ठीक है। तो इतना कंजप्शन करने के लिए हमारे पास हमारे हमारे जो रिसोर्सेज हैं दे शुड बी डाइवर्सिफाई। हम 10 जगह से पेट्रोल ले रहे हैं, एक जगह दिक्कत आएगी, दो जगह आएगी, तो 8 जगह से तो आएगी। और हमने अपने पेट्रोलियम को रिजर्व करने के लिए हमने कंट्री में बड़े बड़े अंडरग्राउंड पेट्रोलियम रिजर्व भी हम बना चुके हैं। आप गूगल करके देखना कि इंडिया कहाँ कहाँ पेट्रोल, जो क्रूड ऑयल है उसको कहाँ कहाँ पे स्टोर कर रहा है, वो सेंटर्स के नाम पढ़ना, आपको थोड़ा सा पता लगेगा, ठीक है। तो हमें अल्टरनेट सोर्स ढूंढना पड़ेगा, तो जो इंडिया अपने डाइवर्सिफाई करने वाला है। ओपेक कब बनाया गया था, 1916 बनाया गया था। और ओपेक प्लस क्या है, 2016 में बनाया गया था। इसमें 10 नॉन ओपेक कंट्रीज भी हैं, तो करीबन 58% कंट्रीज जो हैं जिनके पास ऑयल है वो ओपेक प्लस में आ जाते हैं। तो ये एक साथ फैसला लेते हैं, कोई एडिशन करना है, कुछ प्रॉब्लम करना है, ठीक है, तो मैनेज करना यही इनका मेन काम होता है, बस इतना ही है। ब्रेंट क्रूड ऑयल ये पूछा गया 2011 में, तो इसमें ये पूछा गया था कि भाई इसके बारे में 3 स्टेटमेंट थी, तो दो तो ठीक थी। सल्फर वाला जो पॉइंट था ना, इसके अंदर सल्फर नहीं होता, ये इट वाज अ फैक्चुअल नॉलेज,
अगर किसी को पता है तो ठीक है, अदरवाइज ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि भाई सब लोग कर पाए, तो इसको छोड़ भी सकते हो। इट वाज नॉट द कोर क्वेश्चन, बट अब ये आ चुका है तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, और फ्यूचर में कभी ऐसा कुछ आए, ब्रांड क्रूड ऑयल ऐसा करके ना, तो आप कर पाओ। चलो, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, जो हमारा साउथ अमेरिका है, यहां पर है अटाकामा डेजर्ट। अटाकामा डेजर्ट इज वर्ल्ड ड्राइएस्ट डेजर्ट। तो यहां पर हुआ क्या है, जो चिले कंट्री है, चाइल या चिले, यहां पर जमीन धंस रही है करीबन 1 से 2 सेंटीमीटर हर साल। दिक्कत क्या है कि यहां पर लिथियम जो है वो लार्ज क्वांटिटी मिलता है, और लिथियम को निकालने के लिए ग्राउंड से पानी का एक्सट्रैक्शन होता है जिसके अंदर सोल्ट मिला हुआ है, और वो उसको सुखा के एक्सट्रैक्ट करके कैसे भी करते हैं, लेकिन उस प्रोसेस में क्या हो रहा है, जो नीचे का जो एक्विफर्स हैं, जितना वो चार्ज नहीं हो पा रहे उससे ज्यादा निकाल रहे हैं, तो धरती धंस रही है। तो काफी चिंता का विषय है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई लिथियम कहाँ मिलता है। तो बोलीविया, चिली और अर्जेंटाइन, इन तीनों कंट्री को मिला के बोलते हैं लिथियम ट्रायंगल। ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट लिथियम यहीं से मिलता है। इवन जो अर्जेंटीना कंपनी है, सॉरी कंट्री नहीं, देश, अर्जेंटीना के पास वर्ल्ड के हाफ से ज्यादा लिथियम रिसोर्सेज हैं, और फ्यूचर लिथियम का ही है। लिथियम आयन बैटरीज से ही इलेक्ट्रिक चलने वाला है सारा कुछ। तो इनके ऊपर प्रेशर है। तो इवन ब्राजील में भी प्रॉब्लम चल रही है, ब्राजील की रेन फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, तो यहां पर भी प्रॉब्लम आने वाली है। तो रिसर्चर ने सैटेलाइट से देखा कि भाई जो अर्थ का क्रस्ट है वो धस रहा है वहां पर, करीबन 1 से 2 सेंटीमीटर हर साल नीचे जा रहा है। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई ये एक इश्यू है, एनवायरमेंट और डेवलपमेंट की डिबेट यहीं से उठती है। सॉल्यूशन क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हमें अल्टरनेट सॉल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एनवायरमेंट को खत्म कर दें और अपना पूरा करता जाएं। विदाउट एनवायरमेंट देयर इज नो मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट, एंड विदाउट डेवलपमेंट एनवायरमेंट हैज नो मीनिंग। अगर खाना ही नहीं होगा तो एनवायरमेंट का क्या करेंगे, और एनवायरमेंट ही नहीं रहेगा तो खाएंगे क्या। तो द सॉल्यूशन इज इको फ्रेंडली डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इतना ही निकालो जितना नेचर भर पाए। ठीक है, तो लिथियम के बारे में एक दो फैक्ट जान लो कि एक अल्कली मेटल है, और बहुत सॉफ्ट सिल्वरी व्हाइट मेटल टाइप का, व्हाइट गोल्ड भी बोलते हैं। अर्जेंटीना, चिले, चाइना, अर्जेंटीना इसके मेजर प्रोड्यूसर्स हैं। इंडिया भी यहां से काफी लिथियम ले रहा है। दिक्कत क्या आ रही है, एक्सट्रैक्ट करने के कारण ग्राउंड वाटर वो हो रहा है, पोल्यूट हो रहा है, एयर पोल्यूट हो रही है, ठीक है, लैंड पोल्यूट हो रही है। तो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में क्या हो रहा है, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसका केमिकल बैलेंस ही बिगाड़ रहे हैं। माइनिंग और प्रोसेसिंग से क्या हो रहा है, हार्मफुल केमिकल्स एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, जो एयर और वाटर क्वालिटी को इंपेक्ट कर रहे हैं। डेफिनेटली कोई भी चीज होगी वो तो करेंगे ही। देखो, आज का जो एडिटोरियल है, एडवांसिंग इक्विटी फ्रॉम कोविड 19 टू एमपॉक्स, ये आर्टिकल ये समझाना चाह रहा है कि जो एमपॉक्स है, मंकी पॉक्स, वो फैला है इधर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, डीआरसी से फैलना स्टार्ट हुआ, और इसमें 12 से 13 कंट्रीज इसमें आ चुकी हैं, और इसको रीजनल इमरजेंसी भी घोषित की जा चुकी है, और डब्ल्यूएचओ के द्वारा इसको इंटरनेशनल इमरजेंसी भी घोषित हो चुकी है। तो आर्टिकल लिखने वाला ये कह रहा है कि ये जो इमरजेंसी फैली है, ठीक है, मतलब जो मंकी पॉक्स फैल रहा है, इसको रोकने के लिए अब इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक साथ आना पड़ेगा। इसके लिए बेहतर बात यह है कि इसकी वैक्सीन डेवलप हो चुकी है, बट उसका प्रोडक्शन करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, लैब चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए। वो सारा सौदा डेवलपिंग कंट्रीज के पास नहीं है। मैंने बताया, उनके पास खाने के ही पैसे नहीं है, वो तो अपना टैर चला रहे हैं और रोटी सब्जी खा रहे हैं, चटनी, ठीक है, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज के पास है। लेकिन ये समझना होगा कि डेवलप्ड कंट्रीज उस डिलीवरी को समझे, इमरजेंसी को समझे, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को समझे, और वो जो टेक्नोलॉजी है उसको बनाने की वो ट्रांसफर करें, रिसोर्सेज ट्रांसफर करें, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ये चीज फैल जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे कोविड 19 फैला, ठीक है, कोविड 19 को सबने मिलकर टैकल किया, तो डब्ल्यूएचओ इसमें अच्छा खासा रोल प्ले करने वाला है, डब्ल्यूएचओ कर भी रहा है, इंडिया भी इसमें अच्छा खासा रोल प्ले करेगा। तो देखने लायक यही है बस इसमें कि हमको एक साथ आके करना पड़ेगा, बस इस आर्टिकल का यही क्रक्स है। ठीक है, डब्ल्यूएचओ इसको इंटरनेशनल कंसर्न घोषित कर चुका है। दिसंबर में ये डीआरसी कोंगो में फैला था, अफ्रीकन में, और ये स्वीडन, पाकिस्तान, फिलीपींस बहुत जगह फैल चुके हैं। ठीक है, तो इसको हम एक साथ मिलकर हमको करना पड़ेगा। कुछ इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारत बायोटेक, जायदूस, ये इसको बनाएंगे, इनको वैक्सीन थोड़ी स्केल अप करनी है अपनी। तो एक्सपेंड करना होगा तो भाई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी पड़ेगी, शेयरिंग करने पड़ेंगे, पेटेंट, बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, क्रिटिकल नो हाउ कैसे बनता है, ये सब हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, एक साथ करना पड़ेगा। तो ग्लोबल रेस्पॉन्स हमें चाहिए। अगर ग्लोबल रेस्पॉन्स होगा तो इसको हम रोक पाएंगे। हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी होगी,
इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल लेवरेज करनी पड़ेंगी और हम फ्यूचर के लिए तैयार होना पड़ेगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्या होता है कि हमने मान लो 10 साल रिसर्च करके कुछ बनाया, अब अफ्रीका में इतने पैसे नहीं है कि वो डेवलप कर पाए, तो हम उनको टेक्नोलॉजी दे दें, वो बना लें, रेदर देन हम उनको बेचते रहें और उनके ऊपर कर्जा बढ़ता रहे। इससे बढ़िया उनको हम बता दें ऐसे बनाते हैं, तो वो अपना लोकल प्रोडक्शन भी कर पाए, जॉब जनरेट हो, लोन ना पड़े। लेकिन सीधी सी बात है भाई, जब भी पैसे का मामला आता है, कोई नहीं चाहेगा कि मैंने 10 साल रिसर्च करके बनाया मैं उनको दे दूं, मैं चाहूंगा कि मेरे से खरीदें। तो यही यहीं पे आता है ग्लोबल कोलैबोरेशन। ठीक है, चलो भाई, आज का हमारा ग्रुप है आसियान। आसियान का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। जो जो 10 कंट्री हैं साउथ ईस्ट एशिया में, उनका एक ग्रुप है। और इनका मेन काम क्या है कि भाई कोलैबोरेशन हो, एनर्जी लेवल पे, ट्रांसपोर्ट पे, एजुकेशन पे, यूथ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे। आसियान के साथ हमारा भी एक अच्छा खासा संबंध है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत हमको करीबन 25 साल हो चुके हैं आसियान के साथ डील करते हुए। ठीक है, ये वो मैप है, अपने एटलस में जाके मार्क कर लेना कौन कौन से आसियान के मेंबर हैं। ठीक है, देख लेना एक बार बस। 1967 में बना था, ये डेट ईयर याद रखना। ये इसके 10 मेंबर हैं। और मेन काम मैंने बताया ना कि भाई प्रोडक्ट एंगेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्नोलॉजी, जितना भी काम हो सके कोलैबोरेशन से वो सारे करेंगे। सिंपल सी बात है, इसमें और कुछ याद नहीं रखना है। आज के हमारे 5 क्वेश्चन है। देयर इज नो वैक्सीन डेवलप्ड फॉर द मंकी पॉक्स वायरस, ट्रू और फॉल्स? मंकी पॉक्स के लिए कोई वैक्सीन अभी तक डेवलप नहीं हुई है, ट्रू या फॉल्स? दूसरा, हेल्थ जो है वो एक कंकरेंट सब्जेक्ट है, ट्रू या फॉल्स? ओपेक की कंट्रीज का नाम आपको लिखना है, सर्च करना कितने मेंबर हैं और सबके नाम लिखना है। ठीक है, आयुष मिनिस्ट्री की फुल फॉर्म क्या है? पांचों का फुल फॉर्म आपको बताना है। पांचवा है, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक मार्केट कौन सा है? ये आपको नाम लिखना गूगल करके। तो दिस वाज द न्यूज़पेपर। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में कवर करी है। जो जो मैंने टास्क दिए हैं वो डेली करते रहना, और न्यूज़पेपर पे आपकी पकड़ विद इन 3 मंथ्स बहुत अच्छी हो जाएगी। जो आज आज स्टार्ट करेगा, जो पहले स्टार्ट कर चुके हैं उनकी तो मजबूत हो चुकी होगी। तो आई विल वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। सारे 5 आज वाले, 5 कल वाले कमेंट सेक्शन में डाल देना। थैंक यू।